का स्वागत है आज की इस क्लास में। मैं हूं मुकेश कटारे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2024 और आगे के सिलेबस को लेकर के ये क्लास जो है हाइब्रिड मोड में चल रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप साथ साथ में इसमें पढ़ सकते हैं। पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू किया था पेपर 3A का, जिसमें विकसित भारत 2047 लगभग 75% ये जो टॉपिक था ये पूरा हो चुका था। इसका एक सेक्शन छूट गया है। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि विकसित भारत 2047 में प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी क्या भूमिका रहेगी, और विकसित भारत 2047 इस लक्ष्य को, इस दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं। तो ये आप देखें कैसे करते हैं। पहले हम ले लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर, इसकी क्या भूमिका रहेगी। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एट द रेट 2047 ना। हम जानते हैं कि विकसित भारत 2047 एक दृष्टिकोण है, एक सोच है। किस बात को लेकर के ये सोच है? ये सोच है कि हम अपने भारत को विकसित बना सकें। आज़ादी के 100 सालों के बाद डिटेल में, विस्तार में जो इसकी चर्चा थी वो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा करके आप उसे देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इस टॉपिक पर डायरेक्टली। विकसित भारत 2047 के जो लक्ष्य हैं प्राप्त करने के लिए सभी की भागीदारी आवश्यक है, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे वो उद्योगपति हो। तो प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका है उसको हम नकार नहीं सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। चूंकि प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं आज भारत में गवर्नमेंट सेक्टर की तुलना में कैसा है, ज्यादा एफिशिएंट है। उसके पास नई लेटेस्ट तकनीक है, उसके पास मेरिट यानी योग्य स्किल्ड लोग ज्यादा है। चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर में सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से रिजर्वेशन को ध्यान में रख करके भी कुछ चीजें की जाती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर अपनी नवीनता, अपनी दक्षता, नवीनता का मतलब है इसमें इनोवेटिवनेस भी कह सकते हो, एफिशिएंसी और पूंजी के बल पर इस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ये आपका एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फुल क्वेश्चन जो आता है ना, तो 3 पार्ट में हमें लिखना होता है। उसका पहले इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट या मेन बॉडी बोलो, और उसके बाद उसका कंक्लूजन। ये इसका इंट्रोडक्शन हो सकता है। अब आगे क्या करेंगे कि निजी क्षेत्र की भूमिका को हम कैसे दिखा सकते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करेंगे, आप ऐसा लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्रियों या फिर हमारे देश के नीति निर्माताओं के द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनेक बिंदुओं से स्पष्ट की गई है, जिसमें से कुछ जो हैं वो हमारे सामने इस प्रकार हैं, या उनमें से कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। और वो प्रमुख बिंदु आप अपने हेडिंग डाल करके, अगर हेडिंग डाल के लिखना आपको ठीक नहीं लगता है तो सीधे सीधे पॉइंट के रूप में लिख दीजिए। ओके, पहला आ जाता है इन्वेस्टमेंट, निवेश। ठीक है, अब निवेश यानी बुनियादी ढांचा। हम अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं, तो विकसित बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली शर्त यही है कि यहाँ पर जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो अच्छा हो। यानी इसके अंतर्गत आ जाती हैं आधारभूत सुविधाएं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, चाहे पोर्ट हो। फिर आता है इसमें बिजली यानी ऊर्जा, है ना, कम्युनिकेशन। तो ये वो सेक्टर हैं जिनके बल पर हमारा जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो काम करता है। तो इन सेक्टर में निवेश जो है वो ज्यादा से ज्यादा किया जाए। सरकार की अपनी सीमाएं हैं, अपनी क्षमताएं हैं, इसलिए सरकार के अलावा भी एक ऑप्शन होना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर आकर के इसमें क्या करे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है ना। इसी तरीके से इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडस्ट्री हमेशा क्या मांगती है, परिवर्तन मांगती है। यानी इसमें नई तकनीक, नई मशीनों का लगातार उपयोग करते रहो तो आप मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो नई तकनीक का उपयोग करते हुए उद्योगों का क्या करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, है ना। ये पॉइंट भी यहां इसमें आपको लिखना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा,
भाई विकसित भारत बनेगा कैसे? सभी व्यक्ति को पास रोजगार होगा, सैलरी मिलेगी, सुविधाएं होंगी, तो इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, गरीबी में कमी आएगी। फिर निजी सेक्टर किसमें भूमिका निभा सकता है? शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन एंड हेल्थ। शिक्षण संस्थान, आज एक भारत की बड़ी विडंबना है कि हमारी जो एलिमेंट्री एजुकेशन जिससे शुरुआत होती है, प्रारंभिक शिक्षा, अधिकांश बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ाए जाते हैं। कंपैरेटिवली अगर हम तुलना करें शासकीय स्कूलों की तुलना में, उन्हें वहाँ पर एजुकेशन अच्छी मिलती है। और यही धारणा कहाँ बनी हुई है? आज हेल्थ सेक्टर में बनी हुई है। यदि बीमार व्यक्ति को अच्छा इलाज चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा। ये बिटर ट्रूथ है कि कई गंभीर बीमारियों का इलाज हमारे देश के सरकारी संस्थानों में नहीं होता, एम्स में होता है। वो भी एम्स तो भारत में अलग अलग जगह खुले हुए हैं, लेकिन जो सुविधाएं दिल्ली के एम्स में है वो कहीं नहीं। लेकिन इतना ज्यादा उसके ऊपर दबाव रहता है कि नंबर आने में काफी समय लगता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में क्या किया जाए? गुणवत्ता, और निजी सेक्टर इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। थोड़ा जो उसका मोटिव रहता है ना, प्रॉफिट कमाने के इस ढांचे से वो बाहर निकल के उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हो गए। इन सेक्टरों में निजी सेक्टर अपनी भूमिका, अपने रोल को महत्वपूर्ण ढंग से निभा सकता है, निवेश, इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर। तो ये हमने 3 पॉइंट के अंतर्गत इसको ले लिया। अगला पॉइंट आता है नवाचार, इनोवेशन। पुराने परंपरागत तरीकों को छोड़ करके नए प्रकार की तकनीक, नए प्रकार के विचारों को अपनाया जाए, यानी नई तकनीक का विकास हो, उनका उपयोग बढ़े। किस रूप में? व्यावसायिक रूप में। एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत करके कोई नई विधि, नई तकनीक बना ली, मान के चलते हैं कि पानी को वो प्यूरिफाई कर सकता है, गंदा पानी है, नाले का पानी है, मगर उसके पास ऐसी तकनीक है कि उससे वो उसको पीने लायक बना सकता है। लेकिन उस तकनीक का अगर व्यावसायिक उपयोग नहीं होता है तो वो तकनीक काम नहीं आएगी। तो ऐसी तकनीकें जिनका हम कमर्शियल यूज कर पाए, इससे हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता का अर्थ हो जाता है कि कितना अधिक उत्पादन आप कर पा रहे हो। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इसका मतलब यही है ना कि देश हमारा विकसित होगा, ये कॉम्पीट कर पाएगा, यानी कि मुकाबला कर पाएगा किसका? विकसित देशों का। अनुसंधान और विकास में, डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब कभी भी नई तकनीक, नई चीजें, तो उसके लिए अनुसंधान की जाती है, खोज किया जाता है, तब जाकर के विकास होता है। तो अनुसंधान और विकास में आज हमारे देश में बहुत कम खर्च होता है। मजबूरी है, जानबूझ के तो कम नहीं करते, लेकिन मजबूरी ये है कि इतनी बड़ी आबादी की पहली जरूरत है कि उसके लिए भोजन, उसके लिए आवास उपलब्ध कराया जाए, और तब जाकर के फिर कहीं हम सोच पाते हैं बहुत छोटे लेवल पर कि अब हम रिसर्च करें, डेवलपमेंट उससे होगा। याद करो कोविड जब आया था तो वैक्सीनेशन की बात थी, भारत सरकार के द्वारा स्वदेशी टीके की खोज की गई। तो कोई भी वैक्सीन बनता है, वैक्सीन बनाने में 5 से 10 साल तो मिनिमम लग जाता है। लेकिन ये एक ऐसा समय था, ऐसा विपरीत समय था कि जहां हम इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते थे। नई बीमारी थी, इसके क्या परिणाम होंगे कुछ पता नहीं था, सभी लोग डरे हुए थे। उस दौर में वैक्सीन का निर्माण किया गया, कोविशील्ड बनाई गई प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, कोवैक्सीन भारत सरकार ने बनाई। अब उसके कुछ दुष्परिणाम घोषित रूप से तो देखो सरकार नहीं मानती है कि इसी के दुष्परिणाम हैं, लेकिन हम ऐसा समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि व्यक्ति को साइलेंट अटैक, वो नाच रहा था गिर गया, जिम कर रहा था गिर पड़ा, मौत हो गई, सडन डेथ। कुछ ऐसी न्यूज आई हैं जिनमें कहा गया है कि शायद इसके दुष्परिणाम रहे हों, कुछ लोगों पर क्लोटिंग हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि अनुसंधान पर जब ज्यादा से ज्यादा खर्च होगा, सरकार के पास पैसा कम है तो प्राइवेट सेक्टर उसमें थोड़ा सा रोल निभाएगा, तब हम जाकर के जनता के लिए जरूरी, उनको सुविधा देने वाले, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने वाले नए उत्पाद बना सकते हैं, नई सेवाएं डेवलप कर सकते हैं। स्टार्टअप्स है ना, स्टार्टअप ये शब्द अभी तो थोड़ा इसमें देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं हो रही है। जितने स्टार्टअप शुरू होते हैं
अगले 1, 2 या 3 साल बाद उनमें से 95% जो है बंद हो जाते हैं। उसके बारे में एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप का मतलब होता है कि नए नवाचार यानी नए विचारों को लेकर नई तकनीक का प्रयोग करके कार्य करना। लेकिन हमारे देश में ज़्यादातर स्टार्टअप क्या होते हैं, वो कॉपी कर लिए जाते हैं कि किसी दूसरे जगह स्टार्ट हुआ, बस उसी प्लान को कॉपी करके थोड़े बहुत चेंजेस के साथ यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि वो फेल होगा, असफल होगा। मगर फिर भी जो वास्तव में जिनके साथ इनोवेशन किया गया है उनको प्रोत्साहित किया जाए। प्रोत्साहित करने का मतलब है, आप जैसे आज के समय में मान के चलो मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। अब मैं निःशुल्क रूप में सोचने वाली बात है कितनी क्लासेस आपको दे पाऊंगा। जनरली सामने वाले के मन में ये रहता है कि यूट्यूब से हमें पेमेंट मिलती होगी एडवर्टाइजमेंट के रूप में, बहुत कम, नाम मात्र की, जिससे तो हम ये मान के चलो ये जो पेन टैब का यूज करते हैं वो भी नहीं खरीद सकते। तो यहाँ क्या होता है कि सरकार को करना चाहिए कि ऐसी चीजें जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित जुड़ा हुआ है उनको फाइनेंशियली अगर सपोर्ट करे, उनको उनके पास अगर किसी रिसोर्सेज की कमी है वो उनको उपलब्ध कराए, तो इससे हम जो है विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और यही काम प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है, फंडिंग के द्वारा कर सकता है। अपना जो उनका एक्सपीरियंस है सालों का, उस एक्सपीरियंस को उनको शेयर कर सकते हैं। वो अपने उस तकनीक को लार्ज स्केल पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए वो अपना नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं ना, ये सब बातें हो सकती। सेकेंड पॉइंट हुआ। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर अपनी भूमिका निभा सकता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी। प्राइवेट और पब्लिक यानी निजी और सार्वजनिक में अगर मोटे तौर पर हम अंतर देखें, निजी और सार्वजनिक, तो अंतर क्या होता है कि इसका जो मोटिव होता है वो होता है लाभ कमाना और इसका मोटिव रहता है सेवा करना। आदर्श रूप में हम इसकी बात कर रहे हैं कि आइडियली पब्लिक सेक्टर ये माना जाता है कि वो सेवा करने के लिए है और पब्लिक वेलफेयर, और प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी सेवा स्वयं की करने के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो सार्वजनिक सेक्टर सेवा तो करता है मगर उस सेवा का परफॉर्मेंस वास्तव में कितना हुआ, सेवा कर भी रहा है कि स्वयं सेवा कर रहा है, करप्शन। तो यहाँ बात की जाती है सामाजिक जिम्मेदारी की सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ सरकार की नहीं है सोशल, वो निजी सेक्टर की भी होना चाहिए। कैसे? जैसे कॉरपोरेट सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी कि समुदाय के विकास में योगदान देना, चाहे वो सेक्टर एजुकेशन से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, पर्यावरण संरक्षण से, और निभाता भी है मगर इसको और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। आज कई सारे हमारे देश में ऐसे फाउंडेशन है प्राइवेट सेक्टर के जो अच्छे स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप चलाते हैं, सुविधाएं देते हैं लोगों को, बीमारी में सहायता पहुंचाते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, मगर इसको और ज्यादा बड़े स्केल पर करने की आवश्यकता है। समावेशी विकास, ये शब्द आता है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी विकास किसका, सभी का, समाज के प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, महिला हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, तो सभी वर्गों को कहाँ उस विकास के लाभों की जो लाभ मिलते हैं उन तक पहुंचाना, यानी उस मुख्य धारा से कनेक्ट करना, ये प्राइवेट सेक्टर ये भी निभाए। अगला आता है प्राइवेट सेक्टर की भूमिका के सरकार के साथ सहयोग। कुछ फैक्ट बताता हूं मैं, थोड़ा सा आगे काम आएंगे कि देखो भारत में प्राइवेटाइजेशन जो है, पहले जब देश आजाद हुआ तो सारी चीजों का किया गया हमारे देश में राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइवेट चीजें थी वो किसकी हो गई, वो सब सरकार की हो गई, है ना। अब जो नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी बिजली भी बनाएगी तो कौन बनाएगी, सरकार बनाएगी, रेल चलाएगी तो कौन चलाएगी, सरकार चलाएगी। डिमांड ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई कर नहीं पाए, तो फिर 1990 के दशक में क्या करने लगे हम लोग, निजीकरण फिर से करने लगे एलपीजी के नाम से। तो एक तरीके से साइक्लिक प्रोसेस चल रही है ना, पहले सब राष्ट्रीयकरण हो रहा है, उसके बाद राष्ट्रीय से क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। तो अब निजीकरण करने में भी सरकार भूमिका निभाती है। ऐसा नहीं था कि हमारा देश में जो प्राइवेट लोग थे वो बड़े इनके पास
तकनीक थी, सब कुछ उपलब्ध था। सरकार ने सहयोग पहुंचाया कि यदि आपके पास तकनीक की कमी है तो हम सहयोग देंगे, आपको नई मशीन चाहिए तो हम विदेशों से इंपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। तो ये तरीके से सरकार के साथ सहयोग, तो सार्वजनिक और निजी भागीदारी, जैसे हम बोलते हैं ना प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन, इस आधार पर अब कार्य किए जा रहे हैं। जैसे सड़कें पहले सरकार बनाती थी, अब सड़कें सरकार नहीं प्राइवेट लोग बनाते हैं। पैसा खर्च होता है तो पैसे की कैसे वसूली करेंगे, तो टोल टैक्स के माध्यम से, है ना। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, इनके द्वारा भी क्या होगा, हम विकसित हो पाएंगे 2047 तक। पॉलिसी मेकिंग अगला पॉइंट आता है, नीति निर्माण, है ना। पॉलिसी मेकिंग, सरकार को नीति निर्माण में सहयोग देना और सुझाव देना। सरकार का रवैया और निजी सेक्टर दोनों का रवैया अलग अलग होता है, लेकिन अब दोनों काम तो देश में ही कर रहे हैं। तो दोनों यहाँ पर अगर ये पॉलिसी मेकिंग के समय उनकी राय ले ली जाए, जब आप पूछ लेंगे कि हम ये पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से पूछ के काम करोगे, तो फिर अल्टीमेटली उनकी ड्यूटी भी बनेगी कि ये पॉलिसी हमसे पूछ करके बनाई गई थी, तो अब हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। तो देश हित में सरकार को नीति निर्माण करना चाहिए, देश हित में प्राइवेट सेक्टर को सुझाव देना चाहिए और उन सुझावों के अनुरूप क्रियान्वयन करना चाहिए। अब ये सब चीजें प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर ये भूमिका निभाएगा। प्रश्न उठता है कि प्राइवेट सेक्टर को क्या मिलेगा इससे, उसको क्या बेनिफिट होंगे। तो उसको बेनिफिट होंगे कि उसके मार्केट का विस्तार होगा। अगर कोई कंपनी किसी एक जिले तक अपने सामान बनाती थी, बेचती थी, या एक राज्य तक सीमित थी, अब इससे क्या होगा कि जब विकसित हो जाएंगे तो वह अपने बाजार को फैला पाएगी, वह अपने प्रोडक्ट को पूरा पैन इंडिया दे पाएगी, यानी संपूर्ण भारत में, इवन एक्सपोर्ट भी कर पाएगी ना। तो ये उसे लाभ देगा, उसे बड़े बाजार के रूप में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसका बेनिफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मेन मोटिव की प्राप्ति हो रही है ना। फिर दूसरी बात आती है कि लोकल लेवल पर हमने देखा है कि कई सारी कंपनियां, कई सारी चीजें बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन वो उतना फायदा नहीं उठा पाती, यानी उनके प्रोडक्ट की कोई कॉपी कर लेता है, तो ब्रांड इमेज की बात आती है ना। तो इससे क्या होगा, निजी सेक्टर को ब्रांड इमेज बनाने में भागीदारी मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, लंबी अवधि का एक होता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट ले लेना, लेकिन शॉर्ट टर्म बेनिफिट से फायदा क्या होगा, कुछ नहीं, 2-3-4 साल का, उसके बाद फिर आप या उस लाइन को छोड़ दो, नई लाइन लेकर आओ। और अगर दीर्घ अवधि तक आपको यहाँ टिके रहना है, भारत में देखो ना, टाटा, बिरला, ये सब लोग कितने सालों से भारत में काम कर रहे हैं, तो इनकी ब्रांड इमेज भी है, इनका मार्केट भी बढ़ा हुआ है, और ये लंबी अवधि के विकास में भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो ये प्रश्न था कि निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, वो कंप्लीट हो जाता है, और इसको आप निष्कर्ष कर सकते हो 2 से 3 लाइनों में। हेडिंग डाल के लिखना चाहो, बिना हेडिंग के लिखना चाहो कि निजी क्षेत्र भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार और निजी क्षेत्र को सहभागी रूप से काम करे तो विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, और ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब चलते हैं कि इस विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है, इसके सामने समस्याएं क्या आएंगी, चुनौतियां क्या होंगी। तो उन चुनौतियों को भी हम समराइज कर लेते हैं। ठीक है। आप अपने तरफ से भी कुछ इसमें पॉइंट जोड़ सकते हो, और जोड़ना भी चाहिए। कुछ अपनी तरफ से भी 1-2 पॉइंट जरूर जोड़ना चाहिए, वो आपकी इनोवेटिवनेस को भी बताता है और ओरिजिनलिटी भी सामने रखता है। ठीक है। तो कई प्रकार की चुनौतियां हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। पहली चुनौती आती है असमानता, इनइक्वालिटी। हमारा देश जो है, इस देश में भाषा, जाति, धर्म, रंग रूप, संस्कृति, इन सबको लेकर के क्या है, विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिफिकेशन है। इवन ज्योग्राफिकल रूप से भी आप देखो तो एक तरफ पहाड़ी इलाका है, एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ समुद्र तट है, मैदानी इलाका है। तो देश में प्रत्येक प्रकार की इनइक्वालिटी है, यानी आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, रीजनल भी है। अब इन सब के लिए एक जैसे कार्यक्रम बनाना, एक जैसी योजनाएं बनाकर एग्जीक्यूट करना, ये एक बड़ी चुनौती है।
कोई योजना मैदानी भागों के लिए बनती है तो वही योजना उसी रूप में हम पहाड़ी क्षेत्र में लागू नहीं कर सकते। कोई योजना शहरी वर्ग के लिए बनती है, उसी योजना का क्रियान्वयन उसी रूप में हम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं कर सकते, आदिवासी इलाकों में नहीं कर सकते। तो ये विविध प्रकार की जो असमानताएं हैं, इनको, ये बड़ी चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है कि हम विकसित बनाना चाहते हैं 2047 में, लेकिन इसके मार्ग में बड़ी रुकावट है गरीबी, पॉवर्टी। क्योंकि देश की एक तो बड़ी आबादी, यानी हम 140 करोड़ हैं, और इस 140 करोड़ की बड़ी आबादी क्या है, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। जो व्यक्ति इतना गरीब है उसको आप रातों रात 2047 का टारगेट लेके सारे संसाधनों से युक्त नहीं बना सकते। बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है, बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है, और विशेषकर किसमें, युवाओं में शैक्षणिक बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, फिर छिपी हुई बेरोजगारी हो गई ना, संरचनात्मक। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं, इनको दूर किए बिना 2047 ये विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। इसमें आप आंकड़े भी समावेश कर सकते हो, गरीबी के आंकड़े दे सकते हो कि इतने प्रतिशत यहाँ पर गरीब हैं, और गरीब में से भी गरीबतम इतने, है ना। वैसे ही आप बेरोजगारी के आंकड़े दे सकते हो कि बेरोजगारी की दर वर्तमान में शायद 9.1% है, जो पिछले 10-15 सालों में सबसे ज्यादा है। वैसे ही शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये भी बड़ी चुनौती है। शिक्षा अच्छी मिलेगी, क्वालिटी वाइज मिलेगी, तब तो व्यक्ति कार्य कर पाएगा। और हमारे देश में अभी आंकड़ों में बस नंबर है, क्वालिटी वाइज एजुकेशन नहीं प्राप्त है। और हेल्थ सुविधाएं आप देख ही सकते हो, रोज हम समाचार पत्र पढ़ते हैं कि बारिश हो गई, रास्ता बंद था, जो प्रेग्नेंट महिला थी उसको लोग खाट पे रख करके या डंगा डोली करके हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, या उन्हें समय पर इलाज नहीं मिला इसलिए मौत हो गई। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य, इसकी स्थिति बहुत खराब है हमारे देश में। कई स्थानों पर प्रति व्यक्ति हॉस्पिटल में बिस्तरों की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति डॉक्टर की उपलब्धता, ये आज भी हमें निचले पायदान पर रखती है। चुनौतियां हैं ना। अगला, बेरोजगारी को तो अभी हमने लिख ही दिया था कि युवाओं में है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो हम समझ चुके। नेक्स्ट अगला आता है कि हमारे देश में, आप चाहते हैं कि देश विकसित हो जाए 2047 तक, कृषि तो हमारा सबसे मूल आधार है, और कृषि हमारे देश में आज भी पारंपरिक या पुराने पिछड़े तरीकों से की जाती है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के मार्ग में कई सारी बाधाएं। एक तो पूरी की पूरी हमारे देश की कृषि मानसून पर निर्भर है, मौसम आधारित है, तो इसकी वजह से स्थिरता नहीं है, निश्चितता नहीं है। फिर भूमि क्षरण, मृदा अपरदन की समस्या है, किसान महंगे बीज मिलते, रासायनिक उर्वरकों की कमी भी है कई स्थानों पर। अभी पिछले दिनों डाटा आया था कि मध्य प्रदेश का किसान और पंजाब हरियाणा के किसान, कौन कितना ज्यादा उर्वरक यूज करता है, तो वो कई गुना उर्वरक यूज कर रहे हैं, और हमारे देश में, हमारे राज्य में भी उर्वरक की उपलब्धता भी नहीं है। फिर दूसरा बात आती है कि ग्रीन रेवोल्यूशन अपने पीक पर पहुंच चुका है, ये और ज्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पा रहा, और जो उससे प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, वो उनमें टॉक्सिक लेवल जा रहा है। तब हमें क्या चाहिए, अब हमें ग्रीन रेवोल्यूशन सेकंड वाले की ओर जाने की आवश्यकता है, यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड जो बीज हैं, फसल हैं, उनका प्रयोग किया जाए। तो ये भी बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती किसी भी सेक्टर में आ जाती है बुनियादी ढांचे की, है ना। बुनियादी ढांचा यानी सड़क, ट्रांसपोर्टेशन, पावर, एनर्जी सेक्टर जिसे कह सकते हैं, कम्युनिकेशन, संचार कह सकते हैं, इनकी अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो वो बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। ये बड़ा चैलेंज है ना। ऊर्जा सुरक्षा, अभी हम जो जितनी बिजली पैदा होती है और जितनी डिमांड है उसमें बड़ा गैप है। जब किसानों को सिंचाई की आवश्यकता होती है तो उन्हें बिजली नहीं मिल पाती है। उद्योगों में भी जब पीक पे प्रोडक्शन चलता है तो उनके यहाँ भी पावर कट हो जाता है, और पावर कट होने पे जब मशीनें रुकती हैं तो कई सारी मशीनें ऐसी होती हैं कि एक बार रुक गई तो रीस्टार्ट होते समय उनमें काफी समय लगता है, प्लस बहुत हद तक उनका रॉ मटेरियल जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो ऊर्जा सुरक्षा, पानी, ये बड़ी समस्याओं के रूप में आता है ना, पानी के रूप में, या जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेस। तो पानी की कमी है, पीने की पानी की कमी है। फिर
कहीं इंडस्ट्री लगा दी गई तो वो पीने का पानी प्रदूषित होने लगता है, या इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में नदियों में छोड़ दिया जाता है, नदियां हमारी प्रदूषित है। तो ये कैसे होगा? और फिर भ्रष्टाचार, सोने पे सुहागा, करप्शन, कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। और यहाँ जो लोग करप्शन मुक्त भारत की बात भी करते हैं ना, उनके ही मंत्री खुलेआम करप्शन करते हैं। जनसंख्या वृद्धि, ये बड़ी समस्या है। जिस दर से हमारी देश की जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव है। पहले एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, तो उसके एग्रीकल्चरल लैंड से उसका गुजारा हो जाता था। 4 बड़े हो गए, चारों की शादियां हो गई, उनके 4-4 बेटे हो गए। अब वो एग्रीकल्चरल लैंड तो उतनी ही रहेगी, तो उस पर दबाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसी के अनुसार प्रत्येक संसाधन पर दबाव बढ़ता जाता है। ठीक, फाइनली निष्कर्ष कर सकते हैं कि इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो बात आती है कि सहभागी रूप से प्रयास करो, मिलकर प्रयास करो। तो कौन कौन मिले? सरकार भी मिले, प्राइवेट सेक्टर भी मिले। और ऐसा नहीं कि सरकार मिल गई, प्राइवेट सेक्टर मिल गए, हम नागरिक कुछ नहीं करेंगे। नहीं, सिविल सोसाइटी, नागरिकों को भी मिल करके काम करना चाहिए। आखिर देश विकसित हो रहा है, इसका अर्थ है हम सब विकसित हो रहे हैं, तो हम सबकी सहभागिता इसमें आवश्यक है। इसके लिए जो पॉलिसी बनाई जाए वो कैसी बनाई जाए? इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग, प्रभावी नीति निर्माण होना चाहिए। निवेश, तकनीक का उपयोग, जनता की भागीदारी, ये सब दूर करना। जब तक इन सबको हम दूर नहीं करेंगे, हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। बल्कि हमें फिर से एक नए चैलेंज के रूप में लेना पड़ेगा कि अब हम 2047 नहीं, 2147 में पूरा करेंगे। 200 साल लग जाएंगे। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो इस कंटेंट में, और उसके बाद आप एक आदर्श आंसर बना करके लिख सकते हो। कोशिश की है कि क्वेश्चन को कैसे आप फ्रेम करेंगे वो बताने की। फिर भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में जा करके लिख सकते हो। आप हमें अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी संपर्क कर सकते हो। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। आप फेसबुक पर जाएं, वहाँ पर पेज एंड ग्रुप दोनों बने हैं, वो ज्वाइन कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, हमारी जो वेबसाइट है वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। कल स्टार्ट करेंगे इसी पेपर का, पेपर 3A का दूसरा टॉपिक। इसमें हमने विकसित भारत 2047 पूरी तरीके से कवर कर दिया है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा थी, वो कवर कर ली है। अब जो नए टॉपिक है उनको स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।